हेलो। क्या अब आवाज आ रही है? चलो बेटा, अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है बेटा, अपना सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है ना? लैंड, सोयल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन। ये हमने अपना शुरू किया था चैप्टर। अभी हम आपसे दिल्ली आई। बेटा, स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? अच्छा, इसमें देखो हमने हम यहाँ से लैंड से यूज करते हैं, लैंड से शुरू करते हैं आज। ठीक है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो हमारा धरातल है, हमारी जो भूमि है, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी जो टोटल अर्थ है बेटा, टोटल जो भूमि है हमारी, उस भूमि का जो धरातल का पार्ट है वो बेटा केवल 30% है। जैसा कि हमें पता है, हमारा जो 70% जो पार्ट है वो वाटर है। 70% वाटर है, उसके बाद ये 30% जो बचता है ये हमारा धरातल बचता है। और ये भी क्या है बेटा, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और ये जो हमारा 30% है, ये भी हर जगह पर रहने के लायक नहीं है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर नीचे समुद्र पाए जाते हैं, कहीं पे लेक्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. और ये जो इस धरातल पर जो जनसंख्या का असमान वितरण है, ये असमान वितरण पृथ्वी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उन्हीं की वजह से है। जो हमारा मुख्य भूभाग है, उस मुख्य भूभाग में जो विषमताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं हैं, मौसम के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, वो सभी इसका कारण बनते हैं। द रग्ड टोपोग्राफी, जो उबड़-खाबड़ अपना जो टोपोग्राफी है, धरातल है, स्टीप स्लोप, जो चिवड़ ढलान वाले क्षेत्र हैं। कि चिवड़ ढलान कहाँ पे मिलते हैं बेटा? आपके पर्वतों के आस-पास। लो लैंड जो नीचे वाटर, जहाँ पर पानी लॉज होता रहता है, पानी भरता रहता है बेटा। इन क्षेत्रों के अंदर जो है पॉपुलेशन जो है वो कम पाई जाती है। डेजर्ट एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन आपकी कम मिलेगी। थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइन्हेबिटेड। हमारे जो ये एरियाज़ हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ हुआ, व्हिच एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड आर स्पार्सली पॉपुलेटेड? तो बेटा समझ में आई बात? कहाँ पे हमारे जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है वो कौन-कौन से हैं? वो आपके रफ्ड टोपोग्राफी की वजह से कौन से? स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज, ससेप्टिबल टू वाटर लॉजिंग, जहाँ पे पानी भरता रहता है, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज। दीज आर mainly known as sparsely populated areas of the world. Do you understand beta? Okay. Plains and rivers, valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. देखिए, जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर नदियाँ जहाँ पर होंगी बेटा, वहाँ पर नदी हो गई, ये घाटियाँ हो गई, जहाँ पे ये आपके जैसे कि कुल्लू मनाली वाली घाटी होगी, इस तरफ क्या होते हैं बेटा, एग्रीकल्चर अच्छी की जा सकती है। इसलिए ये क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है।
या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र जो हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं बेटा। वहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो क्षेत्र जो है कृषि के अनुकूल है, वहाँ पर खेती-बाड़ी की जा सकती है, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप किए जा सकते हैं, वहाँ पर रोड बिल्ड किए जा यस बेटा? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके। लैंड यूज़ देखिए बेटा, अब हम लैंड के बारे में कर ये पढ़ रहे थे बेटा। हमने देखा कि विश्व के कुछ ऐसे पार्ट हैं, वर्ल्ड के कुछ ऐसे पार्ट हैं, जहाँ पर जनसंख्या स्पार्सली रहती है, यानी विरल जनसंख्या है। कुछ एरिया जैसे हैं, जहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो इनका यूज़ कैसे है? कुछ भूमि के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं देखिए। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज़ एग्रीकल्चर। देखिए हमारी जो भूमि है, आपके पास भी बेटा खेत होंगे, आपके पास भी भूमि है, आपके गाँव की भूमि को देखिए, हम इसका अलग-अलग तरीके से कैसे-कैसे यूज़ करते हैं। कहीं पर हमारे स्कूल बने हुए हैं, कहीं पर हम अपने खाने के जो है खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, कहीं पर हमने मकान बना रखे हैं, कहीं पर तालाब बने हुए हैं, कहीं पर मंदिर बने हुए हैं, कहीं पर पार्क बने हुए हैं, कहीं पर मेडिकल बने हुए हैं। तो यानी कि जो भूमि है, वो अलग-अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो ये यूज़ क्या होते हैं बेटा एग्रीकल्चर के लिए, फ़ॉरेस्ट्री होते हैं बेटा वनों के लिए, माइनिंग का मतलब होता है जैसे पत्थर वगैरह का खनन करना, कोयला निकालना, ज़मीन खोद करके पेट्रोलियम वगैरह निकालना, ये माइनिंग आते हैं बेटा। बिल्डिंग हाउसेज़ मकान बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ उद्योग लगाने के लिए भी हम इस धरातल का इस्तेमाल करते हैं, इस लैंड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज़ लैंड यूज़। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू मीन बाय लैंड यूज़? लैंड यूज़ से क्या तात्पर्य है? यानी भू उपयोग से आप क्या समझते हैं? बात समझ में आ गई? Can you list out the different ways in which Mambas and Peter's family use their land? देखो हमने ये चैप्टर जो शुरू किया था ये कहानी के साथ शुरू किया था माम्बा और पीटर। माम्बा जो थी वो तंजानिया में जो अफ्रीका का एक छोटा-सा देश है वहाँ की रहने वाली है। पीटर जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर न्यूजीलैंड एक छोटा-सा देश है, उस न्यूजीलैंड का रहने वाला है। यहाँ पर पीटर जो है अपने भेड़-बकरियों के जो पालन-पोषण करते हैं, साथ ही साथ इनके पास जो वूल का प्रोसेसिंग टेक्ने जो इंडस्ट्री है वो है। तो इनके दोनों के लैंड यूज़ में डिफरेंस है। तो ये लैंड यूज़ में डिफरेंस किस लिए आ रहा है आप समझ गए होंगे कि अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर हम भूमि का अलग-अलग इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, उसको हमने जाना था। तो ये इन एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो हमारे जिसके साथ ये स्टोरी शुरू हुई थी उनसे हमने जानने की कोशिश की है। अब देखिए जो लैंड यूज़ पैटर्न है, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स। अब ये जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है बेटा भौतिकी कारक। भौतिक कारक का फिजिकल का मतलब ये होता है बेटा जिसका कोई रंग, रूप होता है, जिसका आकार होता है। द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज़ साइज़ एंड कलर जिसकी कोई फेस वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं बेटा फिजिकल फैक्टर। सच एज़ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी बोलते हैं बेटा अपना जो जो धरातल होता है ना उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। सोइल, सोइल जो होती है ये मिट्टी की जो ऊपरी परत जो होती है इसको सोइल बोला जाता है। क्लाइमेट क्लाइमेट जो हमारा जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल को क्लाइमेट बोलते हैं बेटा। मिनरल्स जो ज़मीन खोद करके हम जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स निकालते हैं, खनिज निकालते हैं एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और पानी की उपलब्धता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैंड के यूज़ को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं। जहाँ पर देखो अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर लो लेइंग एरियाज़ है, वाटर लॉजिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेशन मिलती है। हमने देखा था कि जहाँ पे रिवर्स हैं, जहाँ पर वैलीज़ हैं, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। इसका मतलब जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर जल उपलब्ध होगा, वहाँ पर क्या होगा जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। मैदान होंगे, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी, जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, वहाँ पर आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। तो इसी प्रकार से देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। ह्यूमन फैक्टर, मानव कारक कौन-कौन से हैं? कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं बेटा, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन फैक्टर सच एज़ पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन फैक्टर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी बेटा? एक तो आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या।
और दूसरी आएगी बेटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अगर जो विकास किया है, डेवलप किया है, वो मानव ने किया है। और आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ये धरातल के यूज को, भूमि के यूज को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से कौन-कौन बेटा? ह्यूमन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए ये हम कर रहे हैं बेटा इनके यूज के आधार पर। अब हम इसका जो भूमि है, भूमि का अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बँटवारा कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा ओनरशिप के आधार पर। यानी जो मालिकाना हक होता है, उस मालिकाना हक के आधार पर हम इसका अब एक वर्गीकरण कर रहे हैं। ये भूमि जो होती है, एक होती है बेटा प्राइवेट भूमि। प्राइवेट भूमि वो होती है जो किसी व्यक्ति विशेष की होती है। बाय इंडिविजुअल्स, यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति का खुद का काम होता है। दूसरे जो भूमि खुद की होती है, दूसरी होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड वो होती है जो किसी गाँव विशेष की होती है, जो किसी समुदाय विशेष की होती है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड में अपने जो आपके जो बनी वगैरह होते हैं, गाँव की जो बनी होती है, वो होती है बेटा, अपना जो फॉरेस्ट लैंड आ जाता है, वो होती है। और अपने जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, ये सभी आपकी कम्युनिटी के अंदर आते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट लैंड? प्राइवेट लैंड कौन सी होती है? व्यक्तिगत भूमि कौन सी होती है? प्राइवेट का मतलब होता है निजी। इसका मतलब ये हुआ कि वो भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वेयर इज community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts और मेडिकल हर्ब्स। यानी वो भूमि जो किसी व्यक्ति विशेष के अधीन है, वो आ जाएगी आपके प्राइवेट भूमि। और कम्युनिटी भूमि वो आ जाएगी जो किसी गांव विशेष की है, किसी शहर की है, किसी नगर पालिका की है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड में क्या होगा बेटा, उसमें सभी लोगों के लिए साझा होता है, ये कॉमन होता है। सभी लोग वहां पर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, चरागाह की जो भूमि होती है वो भी कॉमन होती है। यहाँ से फल फूल व्यक्ति सब कोई भी ले जा सकता है, लकड़ियां कोई भी बिन सकता है। यहाँ से इवन जो मेडिसिनल जो हर्ब्स होते हैं, उनको भी कोई व्यक्ति ले जा सकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होती, इसलिए इसको कम्युनिटी जो है लैंड बोला जाता है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जैसा कि आगे अपना वर्ड आ गया है कि ये जो कॉमन लैंड्स होते हैं, कम्युनिटी लैंड्स होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। यानी सभी की सामूहिक संपत्ति भी बोला जाता है, सामूहिक संसाधन भी इनको बोला जाता है। इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जो संसाधन है, इन संसाधनों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन कौन माना जाएगा बेटा? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स? तो उसके अंदर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स तो कौन आएगा बेटा? ह्यूमन आएगा, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसी चीज, ऐसा रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है। अपनी ग्रोइंग डिमांड्स के अनुसार वो उसकी अवेलेबिलिटी की जो लिमिट है तो उसको इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज है तो उसको लिमिट कर सकता है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट रिसोर्स के रूप में जाना गया है। तो पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। जो मानव है, मानव की ज़रूरतें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ, जब भी भारत का 3.28 मिलियन स्क्वायर अपना बेटा एरिया था। अब पॉपुलेशन अपनी लगभग 3 टाइम्स मोर हो चुकी है, तब भी अपना एरिया वही है। यानी हमारा जो लैंड है, हमारे जो क्षेत्रफल, हमारा जो एरिया है, वो सेम है, बट पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब बताइए बेटा कि क्या ये कोई इलास्टिक है जिसको कि हम एक तरफ से पकड़ करके इसको हम लंबा कर देंगे या इसको बढ़ा देंगे? ऐसा तो है नहीं। लैंड हमारी सीमित है। इस सीमित भूमि को ही फिर आगे जैसे कि बेटा परिवारों के अंदर इसको हम डिवाइड करते चलते हैं, परिवारों में इसका बँटवारा हो जाता है। छोटे-छोटे लैंड्स के अंदर ये छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है भूमि। तो ये लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड, इससे क्या होगा बेटा, जब छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि बढ़ जाएगी, तो भूमि की जो क्वालिटी है, क्वालिटी इससे प्रभावित होती है बेटा वो। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो क्षेत्रों की भूमि है वो एक जैसी हो। अलग-अलग आप राजस्थान के अंदर जाएँगे तो वहाँ रेतीली भूमि मिलेगी। आप इधर महेंद्रगढ़ वाला एरिया जो अपना एक अपना जो ये इधर अपना जो झज्जर साइड वाला एरिया है, यहाँ की भूमि को देखें तो यहाँ की भूमि अपनी जो है, जो लोमी है, लोमी को जिसको कि दोमट मिट्टी बोलते हैं। यदि हम महेंद्रगढ़ के ऊपर की तरफ निकल जाएँ तो उधर आपको सॉइल जो सैंडी सॉइल मिलेगी, आपकी रेतीली मिट्टी मिलेगी। तो अलग-अलग क्षेत्र की मिट्टी अलग-अलग प्रकार की होती है। पीपल स्टार्टेड and pursuing the common lens to build up commercial areas। और देखिए जो हमने कॉमन लैंड के बारे में जाना था, अब जैसे जा रही है, तो लोग एनक्रोचिंग कर रहे हैं बेटा इस चीज़ के। एनक्रोचिंग का मतलब होता है बेटा अवैध तरीके से किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करना। एनक्रोचिंग जो वर्ड है एनक्रोचिंग जो वर्ड है बेटा, इस एनक्रोचिंग वर्ड का मतलब होता है बेटा अवैध तरीके से किसी चीज़ को कब्ज़े में करना। अवैध तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से हम जो हमारी कॉमन भूमि है, उसको वो कर रहे हैं बेटा अंडरटेक कर रहे हैं। वहाँ पर अपने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इमारतें बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर ये विशेष तौर पर देखने को चीज़ें मिलती हैं बेटा। यहाँ पर कुछ लोगों के पास जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी कम है, उस को भी बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के अंदर, ये जो कॉमन लैंड होती है, उस कॉमन लैंड को अपने जो पर्सनल लैंड है, प्राइवेट लैंड है, उसके अंदर बढ़ा लेते हैं लोग, उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे में जो कॉमन लैंड का जो एरिया है, वो सीमित होता चला जाता है, वो घटता चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा-सा हमें ध्यान देना चाहिए, जो जागरूकता लोगों के अंदर फैलानी चाहिए इस चीज़ के लिए भी। तो इन यहाँ पर देखिए क्या है कि टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड, यूर पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन अवर। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले जब मानव जंगलों में रहता था, तो भूमि बहुत ज़्यादा भूमि जो थी, वो वेस्टलैंड पड़ी रहती थी, परती भूमि पड़ी रहती थी, बेकार पड़ी रहती थी। लेकिन जैसे-जैसे मानव ने खेती-बाड़ी शुरू की, जैसे-जैसे मानव ने सेटल्ड लाइफ़ शुरू किया, वैसे-वैसे इंसान ने भूमि के यूज़ के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, भूमि का उपयोग करना शुरू किया। पहले ये जो मानव जो था, ये मोबाइल था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। नोमैड्स लाइफ था इनका लेकिन धीरे-धीरे जब इन्होंने सेटल्ड होना शुरू किया वैलीज़ के अंदर, रिवर वैलीज़ के आस-पास का एरिया, वहाँ पर इन्होंने सेटल होकर जब शुरू किया, डोमेस्टिकेशन किया, तो भूमि को भी इन्होंने अपने कब्ज़े में शुरू किया, लेना शुरू किया। और इसी प्रकार से जो कल्चरल चेंजेज़ हैं, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, वो समाज में होते चले गए। और इन्हीं के कारण जो क्या हुआ, जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है बेटा भूमि अपरदन। जो भूमि अपरदन है, ये वर्ड जो बेटा लैंड डिग्रेडेशन जो वर्ड है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा-सा समझें। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि भूमि का पतन हो जाना, भूमि का ह्रास हो जाना, भूमि का अपरदन हो जाना। ये किस प्रकार से होता है, क्या-क्या कारण होते हैं? इसका प्रमुख कारण लैंडस्लाइड होता है बेटा। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, भूमि का एक जगह से फिसल जाना, ये पर्टिकुलरली कहाँ पर होता है आपका? पहाड़ी एरियाज़ के अंदर होता है। सोइल इरोज़न सॉइल इरोज़न बेटा कई प्रकार से हो सकता है, तेज़ हवा से हो सकता है, बहते हुए जल से हो सकता है, जिसमें कि क्या बन जाती है बेटा गलीज़ बनती हैं। गलीज़ को बोलते हैं बेटा अवनालिकाएँ। आपने बारिश का पानी बहते हुए देखा होगा, मैदानों में जब पानी बहता है, तो उसमें छोटी-छोटी नालियाँ बन जाती हैं। जब उन नालियों के अंदर से पानी तेज़ धारा से बहता है, तो गहरी हो जाती हैं। इसका मतलब होता है बेटा भूमि अपरदन, भूमि का कटाव, भूमि का पतन। लिख लिया बेटा? भूमि का पतन जो होता है वो लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। लैंडस्लाइड्स होता है बेटा भूमि का फिसलना जिसको भूस्खलन बोलते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। सोइल इरोजन जो है ये आपका होता है जो अपने जो मैदानी क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर ढलान वगैरह होती है वहाँ पर क्योंकि पानी बहकर चलेगा तो वहाँ पर नालियाँ बन जाती हैं। इन नालियों को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा गलीज़, GULLIES गलीज़, अवनालिका बोलते हैं इनको। और डेज़र्टिफ़िकेशन का मतलब होता है बेटा मरुस्थलीकरण और ये मरुस्थलीकरण होता है बेटा पेड़ों की अत्यधिक कटाई की वजह से।
क्योंकि जहाँ पर पेड़-पौधे ज़्यादा होंगे, वो मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़े रखते हैं और जहाँ पर पेड़-पौधे होंगे, पानी के बहाव को कम करते हैं, वायु की गति को कम करते हैं, तो इससे भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये जो इसके कंज़र्वेशन के जो पार्ट्स आएँगे, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है मेजर थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब होता है बेटा खतरा। थ्रेट्स का मतलब एक तो होता है बेटा जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं थ्रेटन्स वो धमकाना होता है। यहाँ पर जो थ्रेट्स है इसका मतलब होता है संकट। हमारे एसएस के अंदर इसको बोलते हैं संकट। ये भूमि अपरदन के लिए कुछ खास बातें हैं जो भूमि अपरदन के प्रमुख कारण हैं। टू द एनवायरनमेंट बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर किसकी वजह से हुए हैं बेटा ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें हुई हैं बेटा एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए। खेती के विस्तार की वजह से ये सब चीज़ें हो पाई हैं एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और जितनी भी अपने निर्माण संबंधी संरचनाएँ चली हैं, गतिविधियाँ हुई हैं, उनकी वजह से ये भूमि का अपरदन बढ़ता चला है। बेटा यहाँ तक कोई क्वेरीज़ हो, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए? समझ में आया बेटा सभी को? ओके, आगे करते हैं डिस्कशन चलो। ये देखो ये कुछ ये आपको पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ यूज़ दिखाई दे रहे हैं फिगर 2.2 के अंदर देखिए, चेंज इन लैंड ओवर टाइम जैसे-जैसे समय बीतता चला गया, परिवर्तन होता चला गया। फर्स्ट में देखिए कहाँ मानव ने झोपड़ियाँ बनाकर शुरू किया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे चलिए, वहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा भूमि पड़ी है। उसके बाद कहीं-कहीं पर आपको मकान नज़र आ रहे हैं। थर्ड स्टेप पे चलते हैं, फिर भी कहीं काफ़ी खुला मैदान है, लेकिन ज़्यादा बन गए। और यदि हम फोर्थ में जाते हैं, तो आपको स्पेस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा बेटा, सभी जगह पर फ्लैट ही फ्लैट नज़र आ रहे हैं आपको। ये किस वजह से हो पाया बेटा? मानव की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से। डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से बेटा। अब ये अभी तक हमने जो को जाना है डिग्रेडेशन के बारे में। अब बेटा हम इसके कंज़र्वेशन के बारे में जानते हैं। अभी हमने इन कारणों का भूमि का अपरदन है, भूमि का जो पतन है वो क्यों एक बार आपके माइक को ऑफ करके दोबारा से ऑन करो। अब सही आई बेटा? ऑन करो माइक अब। हाँ, ठीक है। जब ये आवाज़ ऐसे हो जाए तो वो ऑफ कर लिया करो। तो सॉइल कंज़र्वेशन का बेटा लैंड कंज़र्वेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन ये रीज़न है बेटा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखते चलो। पॉइंट 1 हुआ ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या एंड देयर एवर growing demand has led to the large destruction of the forest over and arable land. Arable land का मतलब होता है जो जोतने की नहीं होती बेटा वो। And has created a fear of अटक करके आ रही होगी तो कोई बात नहीं बेटा इसको आप समझ लो थोड़ा-सा एक बार माइक को ऑफ करके अपना माइक ऑफ कर लो आप। तो ये जो एज है, ये जो लैंड है, ये किस प्रकार से ये बना, ये सारी सिस्टम हम देख पा रहे हैं कि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो बेटा उनकी डिमांड्स भी बढ़ी। डिमांड बढ़ी तो बेटा उन्होंने वनों को काटना शुरू कर दिया। वनों को काटा, क्यों काटा? अरेबल भूमि एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि है उसकी विस्तार बढ़ाने के लिए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन की जो डिमांड है, उसकी आपूर्ति की जा सके। इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, वो खत्म हो गया। वो खतरे में पड़ गया। देयरफॉर इसीलिए क्या हुआ द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड जो वर्तमान दर है भूमि अपरदन की मस्ट बी चेक इसको हमें अवश्य चेक करना चाहिए, इसको अवश्य जाँचना चाहिए। इसको जाँचने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं बेटा? उसको जाँचने के तरीके हैं एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब है कि जो वन कटाव है उसको यानी अधिक से अधिक वन लगाए जाएँ। लैंड रिक्लेमेशन भूमि को रिक्लेमेस करना चाहिए, भूमि का एक बार से पुनर्वितरण हो जाए, भूमि को चेक किया जाए।
रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम आए दिन जो कृषि के अंदर केमिकल जो रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इस्तेमाल पर कटौती करनी चाहिए, उसको कट आउट करना चाहिए हमें। एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। और जो हम पशुओं को आवारा घूमने के लिए ले जाते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं, इनको भी कम करना चाहिए। क्योंकि जब आवारा पशु घूमते हैं, तो उनके जो पैरों के नीचे जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, जो खुर जिनको बोलते हैं हम, जो ओक्स बो जो होते हैं, जिनकी वजह से ये ओक्स के जो पैर होते हैं, इनसे जो क्या बन जाते हैं, ऊपरी परत जो है, ऊपरी जो सोइल है, वो जो है सॉफ्ट हो जाती है। जब तेज हवा या पानी का बहाव आता है, तो उसके साथ वो मिट्टी बह कर के चली जाती है। और हम जानते हैं कि जो प्लांट्स के लिए जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ऊपरी सोइल के अंदर ही पाए जाते हैं। इसलिए प्लांट्स के लिए वो मिट्टी जो है अनयूज़ हो जाती है। तो इसलिए हमें ओवरग्रेजिंग को ध्यान देना चाहिए। द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ये हमने 4-5 जो मेथड्स हैं वो देखे हैं कि अफॉरेस्टेशन को अपनाना चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें कम से कम जो इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स का करना चाहिए खेती के अंदर, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, मैन्योर यूज कर सकते हैं बेटा। मैन्योर जो ग्रीन मैन्योर है वो हमें यूज करनी चाहिए, हरे खाद का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी खेती बाड़ी के अंदर। ये हमने जाना लैंड के बारे में। अब यहाँ पे देखो बेटा एक सोइल वर्ड आया था। अब ये सोइल क्या है? सॉइल क्या है? ये सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सॉइल होती है जो थिन लेयर, जो हमारी ये ध धरातल है, धरातल की कुछ सेंटीमीटर्स जो सॉइल होती है उसको बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। एक पतली सी जो लेयर होती है सॉइल की उसको बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। आज हम सॉइल तक ही पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे केवल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस। ग्रेनी ये जो मिट्टी की ऊपरी भुरभुरी जो परत होती है, ग्रेनी कणों जो मिट्टी के बारीक कणों की जो मिट्टी होती है, हल्की ऊपरी परत, इसको बोलते हैं बेटा सॉइल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इसी को मृदा बोलते हैं, हिंदी में इसको मृदा बोलते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये भूमि से जुड़ी हुई होती है बेटा। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। और जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, वो स्थलाकृतियां वहां की मृदा का निर्धारण करती हैं। जैसे पहाड़ों के अंदर आपको जो मिट्टी मिलेगी वो स्टोइनी मिलेगी, आपको बलुई मिट्टी मिलेगी। रेगिस्तान के अंदर आपको जो सैंडी ऑयल मिलेगी। मैदानों के अंदर जहाँ पे नदियां आती हैं वहां को आपको एलुवियल सोइल मिलेगी। तो यहाँ पर ये सोइल के टाइप्स हैं वो अलग अलग इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स बेटा वो होते हैं जो पशुओं के जीवांशों से मिलकर के बने हैं, यानी पेड़ पौधों के गले सड़े अवशेष, इनसे ये इनको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। मिनरल्स एंड द वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स जो चट्टाने घिस घिस कर पानी से या वायु से जो टूट फूट कर जो चट्टाने वो अर्थ पे कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाती है और उन्हीं से इस सॉइल का निर्माण होता है। फाउंड ऑन द अर्थ जो चट्टाने हैं, जो मिनरल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के साथ या पानी के साथ बहकर चले जाते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया मिलने के बाद वहां पर वो रुक जाते हैं, जिससे कि इनका सोइल का निर्माण हो जाता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। और ये जो प्रोसेस होता है ये विदरिंग की वजह से होता है। विदरिंग का मतलब होता है ऊपरी मिट्टी के ऊपरी परत का घर्षण हो जाना, ऊपरी परत का अपरदन हो जाना। एक जगह से जब मिट्टी का अपरदन होता है, ये दोनों प्रक्रियाएं, मिट्टी का बनना और मिट्टी का अपघटित होना, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ साथ चलती हैं। दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। एक स्थान से जब मिट्टी का विदरिंग होती है, मिट्टी जब वहां से घिस कर जाती है, मिट्टी कट कर जाती है, तो किसी न किसी लो लेइंग एरिया के अंदर वो डिपोजिट हो जाती है। उस डिपोजिशन से ही वहां पर जो विभिन्न जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वे जो रॉक्स होती हैं, वो उसके साथ मिक्स अप होकर के सॉइल का निर्माण कर देते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। अब इनकी जो प्रोपोर्शन जो होता है, ये मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर्स का या विदर्ड रॉक्स का, ये जो एक निश्चित प्रोपोर्शन के अंदर होता है, राइट प्रोपोर्शन में होता है, तो वो मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाती है। तो आज हमने ये जाना कि सॉइल क्या है,
लैंड क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में जाना, लैंड कंज़र्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हमने लैंडस्लाइड्स वर्ड यूज़ किया था उसके बारे में, ये केस स्टडी के माध्यम से करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी यानी टुमारो, टुमारो ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीशन पे पहुँच जाएगा और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे अपने जो पेरेंट्स इनके कैसे मिट्टी के जो अलग-अलग टाइप्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है बेटा? यस बेटा? हाँ, वो वो मैंने कल शायद फर्स्ट के भेजे थे, आज आपको मैं सेकंड के भेज फर्स्ट तो आपने करा फर्स्ट करवा रखा है ना? तो मैं जब सेकंड से भेजूँ तो आप नोटबुक में नोट कर लेना। ओके? ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्लास में अभी तो वेरी तो आप बताइए फिर होमवर्क भेजते हैं हम आज आपको 2 या 3 क्वेश्चन भेज देते हैं चलो आज। यस बेटा। बोलो कब भेजें? आज भेज दें 2 क्वेश्चन भेज देते हैं आज। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।